नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। किसमें कितना है दम, क्योंकि कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कई दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकने में लगे हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का वो राज्य जिसकी सत्ता पर हर कोई काबिज होना चाहता है, या यूं कहें कि कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन आज के दिन कई सारे दिग्गजों से हम चर्चा भी करेंगे कर्नाटक के सियासी उठापटक पर। वैसे अगर कर्नाटक की बात करें तो इस समय बीजेपी चाहती है कि सत्ता में वापसी कैसे करें, तो कर्नाटक में कांग्रेस ये अब चाहती है कि इस बार अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जाए। बात करें मठों की तो वहां पर मठों का जो प्रभाव है आज के दिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कर्नाटक में किस पार्टी का इस बार जलवा चलेगा और किसका पताका लहराएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी आज के दिन स्टूडियो में होंगे जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते कर्नाटक पर एक रिपोर्ट, फिर करेंगे शुरुआत। कर्नाटक में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियां प्रोएक्टिव हो गई हैं। सत्ता की इस होड़ में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दल बेजोड़ दम लगा रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन से नेता इन पार्टियों का बेड़ा पार लगाएंगे और सत्ता की चाबी दिलाएंगे। कर्नाटक में कई ऐसे दमदार नेता हैं जो अपने दम पर अपनी पार्टी को जीत दिला सकते हैं। आज उन्हीं नेताओं की बात करेंगे। बीजेपी की बात करें तो उनके पास बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा जैसे बड़े नेता हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी काफी मादा रखते हैं। उधर कांग्रेस के पास सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार और एमबी पाटिल जैसे नेता हैं। चुनाव जीतने में नेता और कार्यकर्ता तो मायने रखते ही हैं, मगर कर्नाटक में एक और चीज ऐसी है जो सीधा चुनाव को प्रभावित करती है और वो है यहाँ मौजूद मठ। कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से ज्यादा मठ हैं। इन मठों का 40 सालों से कर्नाटक की राजनीति में दखल रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ के मंदिर और मठों में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। नेता और पार्टियां अच्छे से जानते हैं कि मठों का सपोर्ट उनके वोट पक्के कर सकता है। बहरहाल सूबे में अभी जो माहौल है उससे कहा जा सकता है कि कोई पार्टी किसी से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि किसमें कितना है दम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, आज के दिन हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर मठ की भूमिका कितनी है और कर्नाटक में क्या जो 1985 के बाद तस्वीरें नहीं बदली वो इस बार कुछ होगा क्या अलग। क्योंकि बात करें कर्नाटक में तो वहां पर भी सन 1985 के बाद आज से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, यानी कि एकदम हिमाचल की तर्ज पर। संजय सिंह नेता बीजेपी के, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट, चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस के आज के दिन हमारे साथ स्टूडियो में होंगे जिनसे हम खास चर्चा करेंगे कर्नाटक के सियासी समीकरणों को लेकर। लेकिन आज के दिन न्यूज इंडिया ने जो ग्राफिक्स तैयार किए कि आखिर मठों की क्या भूमिका है कर्नाटक चुनाव में, सबसे पहले वो अब जान लेते हैं। क्योंकि लिंगायत समुदाय के 400 मठ हैं और जिसका मठों पर कब्जा है समझ जाइए कि उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। वही देखिए, वो कालिगा समुदाय के 150 मठ है इस समय कर्नाटक में। वही आगे अगर हम जिक्र करें तो कुरुबा समुदाय के 80 से ज्यादा मठ हैं। यानी कि येदियुरप्पा की बात करें तो बीजेपी इसीलिए साथ उनका छोड़ती नहीं है, उनका मठों पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। वही तीनों समुदाय के राज्य में करीब 38% वोटर हैं। हिंदुओं का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर योगदान है, लगभग 200 सीटों पर हिंदुओं का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको दिखाई देगा चुनाव में। किसी भी पार्टी की सरकार बनने में अहम भूमिका ये तीनों मठ निभाते हैं, जिसका कि हमने अभी अभी जिक्र किया है। वहीं आगे अब आप देखिए, चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी आंकड़े हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले संजीव कौशिक होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिनसे हमारे सवाल होंगे कि क्या वाकई में संजीव जी ऐसा जो कहा जाता है कि मठ की भूमिका काफी अहम है, जिसके पाले में लोग चले गए वो चुनाव जीत गया।
देखिए, देश में जिस तरह की हवा चल रही है, बहुसंख्यक वर्ग की राजनीति निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित हुआ है और नतीजे भी उसके सामने दिखाई दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत मजबूती रहा है। लेकिन इस बार की स्थिति उलट दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ की स्थानीय समस्याएं भी हैं अपनी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। हाँ, कुछ उसने अपने पिछले दरवाजे से जो वो जुगत लगा सकती है, उसकी वो कोशिश लगातार कर रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 6 महीने में चुनाव आयोग ने तकरीबन 9.25 लाख नए वोटरों को जोड़ा है, या फिर 80 उम्र के पार वो जो वृद्ध हैं या फिर जो अपाहिज हैं, उन लोगों के लिए तकरीबन ये 18 लाख के आसपास में ये वोटर हैं। इन लोगों के लिए घर से जो वोटिंग की व्यवस्था की गई है, बहुत बड़ा खेल इसमें ये होने वाला है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो जुगत लगा सकती है वो कर रही है। इस बार कर्नाटक बहुत दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है और कर्नाटक का चुनाव लोगों के लिए आसान नहीं होगा, जो लोग सत्ता में पहले से बैठे हैं। जी, तो चलिए, आज चंद्रमोहन शर्मा जी भी हैं कांग्रेस की तरफ से। सर, सत्ता से बेदखल हो गए जो बीच में बहुत ज्यादा खल रहा होगा आपको भी, लेकिन बार बार आप लोगों ने यही जिक्र किया कि बीजेपी ने विधायकों को खरीद लिया, चाहे वो जेडीएस के हों या आपके हों। इस बार उनको मजबूती से पकड़ बनाए रखनी जरूरी है आप लोग के लिए। देखिए, लोकतंत्र को रात के अंधेरे के अंदर पायदन पे कुचल देना और रात के अंधेरा खत्म होने पहले सुबह राज्यपाल का इस्तेमाल करके सरकार बदल देने की खूबी भाजपा के अंदर खूब रही है और उसका इस्तेमाल उन्होंने कर्नाटक के साथ साथ और मई के स्टेट में करा। आज प्रश्न एक करता है कि जब आपने संविधान का उल्लंघन करा और संविधान को तार तार करके जिस सरकार को दिया, क्या उसके अंदर भ्रष्टाचार खत्म करा? क्या आपने उसके अंदर किसानों की इनकम डबल करी? क्या उसके अंदर आपने कर्नाटक के उस बेरोजगार को रोजगार दिया जिसकी आपने बात करी थी? नहीं। कहा टोटल पूरी तरह से ध्रुवीकरण करा राजनीति का, और राजनीति के ध्रुवीकरण करने के बाद कर्नाटक के मुद्दे आज जस के तस नहीं खड़े हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट। अगर भाजपा से पूछा जाए कि उसके चीफ मिनिस्टर ने कर्नाटक के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या कहा, तो पूरी भाजपा मुख बन के बैठ जाती है। और नहीं, लेकिन चंद्रमोहन जी अगर आपके बीजेपी के पाले में चले जा रहे हैं तो सर आपके विधायकों की भी तो गलती है। आप लोगों ने उनको इस तरह से समझाए नहीं रखा, वो उन्हें विश्वास नहीं लगा पार्टी के अंदर, ये भी तो वजह हो सकती है सर। सारा ठिकरा बीजेपी वालों पर क्यों सर? तंत्र पंत्र और प्रशासन का इस्तेमाल अगर शासन करे तो उसके इस्तेमाल से आप देखिए कि ईडी, सीबीआई जितने भी संस्थान हैं उनका सदुपयोग ही कहूंगा मैं, वो देश हित में ना रह के पार्टी हित में करना। मैंने क्या बोला कि वो भाजपा की खूबी है और उसका इस्तेमाल उन्होंने करा, तो उसमें विधायक बेचारा क्या करेगा? तो अगर ये वाली खूबी आप में आ जाएगी तो आप भी तो सर खेल कर ही सकते हैं। जैसे को तैसा तो कहावत है ही है कि एक रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन होता है, ये तो वक्त बताएगा। आज एक देखिए, एक विपक्ष का नेता, विपक्ष का सांसद जो 4 बार चुना जाता है, और अगर वो अडानी के ऊपर प्रश्न करता है लोकसभा के ऊपर, किसके डर से सरकार झुक जाती है? सरकार बड़ी या अडानी बड़ा? उसको चुप कराने के लिए उसकी गैर कानूनी तरीके के साथ हर सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए, कानूनोजी बनाते हुए चुप कराया जाता है, संसदा निरस्त करी जाती है और उसी के बाद फौरन घर से बाहर भी निकाला जाता है। कारण क्या है कि राहुल गांधी अडानी पे प्रश्न ना पूछे, जेबीसी की मांग ना करें, जो देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर ना करें। वही सरकार जो 2014 के अंदर भ्रष्टाचार का नारा लेके आई थी, आज उसी के कहते हुए भ्रष्टाचार होता रहा। भ्रष्टाचार का जिक्र आप कर ही रहे हैं तो बहुत ज्यादा कर्नाटक में उछल रहा है, क्योंकि बीजेपी के विधायक जी, उनके बेटे जी, सभी लोग इसमें लिप्त हैं सर। और अगर कोई आवाज उठाता तो आवाज दबा भी जाती है सर, ये भी आरोप लगे आप पर। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जब हम सत्ता में है तो कांग्रेस पक्ष लगाएगी ही। अभी हमारे भाई चंद्रमोहन शर्मा जी बोल रहे थे, चंद्रमोहन शर्मा जी ये बोलने में थोड़ा कतरा गए कि बिकाऊ इनके विधायक थे और वो बाजार में बिक गए। इसका मतलब ये समझ रहे थे कि भाई इनके यहाँ बिकाऊ माल है, विधायक बनेगा तो बिकेगा। कहीं न कहीं इनके लीडरशिप का अभाव होगा, इनके लीडरशिप की कमजोरी रही होगी और उसी कमजोरी का ये स्वयं अपनी जुबान से उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी, अभी ये कह रहे थे कि युवाओं के रोजगार के बारे में, मैं कर्नाटक के बारे में एक छोटा सा बात बता दूं। कर्नाटक एक ऐसा प्रांत है, प्रदेश है पूरे देश के अंदर जो अपने यहाँ की नौकरी तो छोड़ दीजिए, 100% युवाओं को नौकरी दे रखा है। साथ ही बाहर के राज्यों के तकरीबन 6 से 8% युवाओं को रोजगार देने का अगर किसी के पास कुव्वत है तो वो कर्नाटक स्टेट है। आज आप जाके कर्नाटक के अंदर देख लीजिए कि वहाँ इतने मतलब भारत के अन्य राज्यों के युवा लड़के वहां पर जाके नौकरी कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक की सरकार ने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिस व्यवस्था के तहत अपने यहाँ के लोगों को नौकरी देते हुए बाहर के राज्यों के भी रोजगार को दूर कर रहा है, बेरोजगारी को दूर कर रहा है। हमें लगता है कि इससे बेहतर काम और क्या हो सकता है। आपने इन्होंने कहा भी, किसान के बारे में कहा,
अभी भी इनको पता होगा कि बजट में 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। सर आपका एक तो पूरा काउंटर, देश बहुत है छोटा, सर। बहुत आप छोटा कर्नाटक काउंटर। पर इतना फोकस देखिए, क्यों कर लिए कि यहाँ के युवा वहाँ रोजगार के लिए जा रहे हैं? इन्होंने जो बोला मैंने उसका जवाब दिया कि मुंबई ने वहां के मुख्यमंत्री ने इतना बढ़िया काम किया कि अपने यहाँ के रोजगार को हटाते हुए हिंदुस्तान के अन्य राज्य के युवाओं को भी रोजगार देने का कार्य किया। अच्छा, भारत को एकजुट सर, बनाने का मुंबई कार्य जी किया। बढ़िया कर देखिए, रहे हैं, येदियुरप्पा जी मेरे ने नहीं मित्र किया ने था। मेरे किसने मित्र कहा? ने ये हमने कब कहा येदियुरप्पा जी बढ़िया किए कि नहीं किए? हमारे मुख्यमंत्री में हमारे नहीं तो सर पार्टी- बीच में हटा तो दिए ना हमारे सर। पार्टी में संगठन निर्णय लेता है। हो सकता है कि उनको केंद्रीय राजनीति में भी लाया जा गया होगा। हो सकता है कि वहां के संगठन को मजबूत करने के लिए, ये तो पार्टी का अपना आंतरिक निर्णय है। इस निर्णय के ऊपर किसी को कोई कुछ कटाक्ष आपके- बात नहीं आपको होगी। मेरे काउंटर मित्र कर- ने बातों में आज वो बात कह दी जो कई बार विपक्ष कहता रहा। क्या बात बोली उन्होंने? बोला, बिकाऊ सांसद, यानी आज प्रमाणित कर दिया भाजपा के एक प्रवक्ता नेता ने कि बिकाऊ सांसद को खरीदने के लिए भाजपा जनता पार्टी बैठी हुई है। अरे ये आपके वो कांग्रेस का के वो विधायक जागर हो बिकाऊ गया हैं। जो महाराष्ट्र अभी से तो वो चलते बिक चलते रहे हैं। आसाम और आसाम से अरे चलते क्यों नहीं चलते भाजपा के चला विधायक बिक जा रहे कितने हैं? पैसों में बिका? क्यों नहीं भाजपा यही पार्टी प्रश्न तो हम बिक जा आपसे रही है? पूछते हैं। कैसी कि बातें सदन करते के हो अंदर आप? सांसदों को खरीदने के देखो, लिए और जब एमएलए को आप खरीदने के पैसे लिए लेकर पैसा कहां से टिकट आता है? दोगे तो किसका बिकेंगे पैसा है? वो। ये कौन सी आप जब व्यवस्था है? खरीदोगे, किस जब व्यवस्था पैसे का लेकर इस्तेमाल काम होता है? करोगे, तो तो ईडी ऐसी स्थिति सीबीआई बनेगी। इस तरफ क्यों नहीं देखती? एक मिनट ये सर। आपका शब्द है। ना चंद्रमोहन बिकने वाले जी, को चंद्रमोहन खरीदने वाला जी, अपराधी संजय है, जी, बिकने वाला कम। संजय जी अपराधी एक्सेप्ट तो कर रहे है, हैं। लेकिन संजय जी, जिसको खरीदा गया चंद्रमोहन जी, उसके लिए पैसा चंद्रमोहन कहां से आया? जी, चंद्रमोहन जी कितने सुनिए, पैसे आए? संजय जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया टीवी चैनल पर कि हाँ बिकेंगे तो खरीदेंगे। सर खरीदते बोला? ना। ना इन्होंने बोला अभी कि- अभी आप फंस गए सर। अभी इन्होंने अभी कहा नहीं, अभी आपने बोला सर। इन्होंने कहा कि आप भाजपा कैसे खरीदती है। मैंने एक अरे लाइन- भाजपा कैसे खरीदती है? आपकी बात हम भी मैंने बातें बड़ी अपने शांति से आप सुना को, था। हम तो उसूलों आपने पर बिकाऊ बातें शब्द अपने का यहाँ। इस्तेमाल भी किया और उसके साथ एक व्यवस्था का निर्माण करा। वो व्यवस्था का निर्माण 2014 के बाद ये था कि अगर सरकारें विपक्ष की आएंगी, कमजोर हम लीडरशिप पैसे के, ताकत कमजोर से, नेतृत्व प्रशासन के अंदर ताकत कोई से कोई खरीदेंगे विधायक और काम देश करना के नहीं लोकतंत्र चाहता को है। पायदान में रख वो के मजबूत सरकार विधायक देखता है, बनाएंगे। मजबूत ये नेतृत्व सच्चाई आज देखता आपने है। उजागर करी, जिस सच्चाई को मेरा नेता राहुल गांधी निरंतर आपके सामने बोलता है। आपका नेता अरे राहुल कितनों को गांधी- चुप करवाओगे आप? अरे वो खुद हर इतना घर में कमजोर राहुल है कि सारे गांधी, विधायक हर सब देश छोड़ में के राहुल भाग रहे गांधी हैं। सच आपसे पूछेगा और आपको चलिए जवाब सर देना आ रहे पड़ेगा। हैं सर, लौट कर आएंगे सर। क्या है ना कि आज बहुत सार्थक चर्चा हमारी हो रही है और आप लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं अगर, तो कहां कहां पर खामियां हैं, कर्नाटक की मजबूत कड़ियां क्या हैं, इस पर प्रकाश हम डालें, दर्शकों को समझाएं, क्योंकि कर्नाटक ऐसा राज्य है चर्चाएं बहुत कम होती हैं। क्यों संजीव जी? देखिए महत्वपूर्ण यह है कि पिछली बार 2018 में जब इलेक्शन के समय हम लोग देख रहे थे, विधानसभा के चुनाव के समय, तो तकरीबन 36% भारतीय जनता पार्टी को और 38% कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था। जी। जब 19 में आप आते हैं तो सीधे ये आंकड़ा उलटता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां 2% कम थी भारतीय जनता पार्टी, 20% बढ़ जाती है, वो 50 से ऊपर चली जाती है और 30 के आसपास में कांग्रेस पार्टी सिमट जाती है। लेकिन फिर हम चूंकि विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा में समीकरण अलग होते हैं। विधानसभा में जो वोट देते हैं उनको पता है कि यहाँ मोदी जी नहीं आने वाले हैं, मोदी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होंगे, तो विधानसभा के समीकरण को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ मात खाती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी इस बार ठीक उसी जगह पे जाएंगे जहां से उन्होंने 2019 में एक चुनावी सभा में ये बात जो रखी थी, जिसके वजह से उनको अभी निलंबित किया गया है, वो वहां से शुरुआत करेंगे। अब वो किस टेम्पर के साथ आगे बढ़ते हैं, लोग कैसे लेते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी इस बार। चलिए, लेकिन चंद्रमोहन जी वो एनर्जी अभी कब आप लोग दिखाएंगे कर्नाटक में? क्योंकि आपके नेता और आपकी पार्टी बार बार यही कह रही है कि हम लोग ग्राउंड से टच में हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अगर की गई है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो सर वो प्रभाव अभी नजर नहीं आया। हालांकि ओपिनियन पोल से आप लोग के हौसले बुलंद है, मैं जान रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। एनर्जी तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है। उसने 125 उम्मीदवार अपने डिक्लेयर करे हैं। कौन सी पार्टी जिसने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करे हैं? कांग्रेस ने 125 उम्मीदवार डिक्लेयर करके उनको काम करने के लिए लगा दिया है और आगे का प्रोग्राम लास्ट में सर ये देखा जाता है कि कौन किस जिले में जाते गया, कौन कितना दौरा किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं सर। ये बात तो समझिए। बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल हमारा शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक को बहुत सीरियसली ले रहा है और हम कर्नाटक की प्रतिष्ठा के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आज हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक की लड़ाई देश के अंदर उस राजनीति को मिसाल को साबित करेगी, उसके अंदर इस बात को साबित करेगी देश में कि एक आवाज जो विपक्ष की सरकार से प्रश्न पूछती है, सरकार उसको ताकत के बल से दबाना चाहती है। तो कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो एक तमाचा मारेगी सरकार के मुंह के ऊपर कि विपक्ष की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। शीर्ष पर नेतृत्व हो तो इनका शीर्ष नेतृत्व हो। भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस कार्यकर्ता जोड़ो यात्रा थी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर अपने नेतृत्व के प्रति जो विश्वासहीनता थी, उस विश्वास को पाने की एक कोशिश थी। वो क्यों गुमराह कर रहे पूरे देश को? अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे थे, विश्वास दिला रहे थे कि नहीं, एक मिनट, नहीं, तुम्हारा नेता भी पैदल चल सकता है, तुम्हारा नेता भी एसी की जगह हटकर धूप में काम कर सकता है। आपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच काम किया, ऐसे भारत जोड़ो यात्रा न करे। और जहां तक रही बात कर्नाटक चुनाव की, आप ये बात तय मान ली, जैसा इन्होंने भी कहा कि जो चुनाव हुआ विधानसभा का और जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बीच में 20% का अच्छा, ये कांग्रेस लेकिन बार बार ये कही है कि आप लोग भारत जोड़ो यात्रा से थोड़े परेशान हुए, बौखला जाते हैं। ऐसा कौन सा निशानदेही है जिस पर आप कहेंगे हम परेशान हुए? हम क्यों परेशान होंगे? हम तो और खुश हुए हैं। मैं देता जो हम टीवी चैनल के माध्यम से सुनते थे कि पप्पू जी नाकाम नेतृत्व हैं, अब पूरा हिंदुस्तान देख लिया कि बाकी पप्पू जी नाकाम नेतृत्व है। जब जो मन में आया वो बयान दिया उन्होंने। कभी भी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें सिर्फ नेतृत्व की भूमिका नजर आई हो, जिसमें देश की गंभीरता की भूमिका नजर आई हो। विदेश में गए हैं तो विदेश की धरती पर अंग्रेजों की धरती पर जाकर हमारे देश को बदनाम करने का कार्य किया। देखिए, 30 सेकंड काउंटर। अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र भारत? भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन क्या कह रहे हैं? भारत तोड़ो यात्रा। सनातन का जिन्होंने मतलब भारत बनाया नहीं, जिन्होंने भारत की आजादी लड़ी नहीं, मतलब तो भारत जोड़ो यात्रा का मतलब और जो सनातन जब भारत जोड़ने के लिए आपने कल देना आज की संस्कृति से चल कैसे रहा आप है। बात को अगर आप समझेंगे? सनातन क्योंकि संस्कृति आप का तो मतलब तब भी भाग गए, आप आज भी भाग रहे हैं। अपने आप में आप आज भी राजनीति करके वो परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। हम आज भी सबको साथ लेके देश का निर्माण करना चाहते हैं। अरे खुल ये के चाल, कहो ना चरित्र और कि चाल आप आपका है। तुष्टीकरण की और एक राजनीति विषय करना आपने चाहते किसान ने हो। बोला, खुल के कहो पसीने कि पे आप पसीना सनातन कब विरोधी आता है? राजनीति करना पसीने चाहते पे हो। पसीना तब देखिए, आता है। सर, एक मिनट, मैं सर। खुलेआम कहता हूं कि मैं सुनिए, सनातन की राजनीति हाँ ना, देश का मैं संजय जी के बयान पर आ जाता हूँ। देखिए संजय जी, आता है क्योंकि राहुल गांधी टीवी जो चैनल पर है, संजय जी अगर इसका जवाब राहुल सरकार के पास नहीं है। आऊंगा। देखिए चंद्रमोहन जी, संजीव जी, एक सवाल ये है, अगर टीवी चैनल पर संजय जी अगर राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं और सर अभी जिक्र किया, आप रिकॉर्डिंग देखो। रिकॉर्डिंग अभी प्ले कर दूंगा बाद में। ना सर, संजीव जी यही है, संजीव जी आगे बढ़ते हैं। आगे कहो या कुछ भी कहो, नहीं, पप्पू नहीं। मेरा नेता राष्ट्र आप- नेता आप- है, आप मेरा देख नेता लो। हिंदुस्तान का चलिए नेता है, सर, मेरा ये नेता बात वो आवाज है, नहीं, जो अभी शेर आपने की तरह जिक्र किया एक करता है और शब्द। पानी पिला देता है। देखिए, वो नेता राहुल अपने गांधी। शब्दों में सर फंस रहे हैं सर। देखिए नहीं, आपने नहीं, जिक्र नहीं, किया आप चेक था। कर लीजिए, आप रिकॉर्डिंग चेक चलिए करिए। रिकॉर्डिंग आपके नहीं, पास मैं आएगा क्यों- सर, मैं रिकॉर्डिंग मैं जाएगा। क्यों मिश्रा जी, बोल रहे हैं, संजीव जी कुछ कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पे उठाया जाता रहा है कि देश के संवैधानिक संस्थानों का ये बेजा इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि करते हैं या नहीं करते हैं। जब आप ईडी, सीबीआई या इन तमाम एजेंसियों के रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको दिखाई देता है जो फीसदी है, चाहे जो कन्विक्शन रेट है, उसमें जो अंतर दिखाई देते हैं और विपक्षी पार्टियों के ऊपर जितने छापे मारे गए, जितनी एफआईआर दर्ज की गई, निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि ये इन सारे संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। ईमानदारी पूर्वक इस्तेमाल किया, राजनीति में भ्रष्ट लोगों को निकाल कर बाहर रखने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के सर, इस डिबेट को इतना मतलब कि हमें खींचना नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ संजीव जी, क्या सिद्धारमैया को जिस तरह से सन 2013 में मठों का साथ मिला, क्या इस बार कांग्रेस का कोई ऐसा नेता आपको दिखाई देता है जो मठों को अपने पाले में कर ले? एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आ रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल के आधार पर भी हम बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एक हथियार के तौर पर रही है, वो इस बार काम नहीं करने जा रहा है। क्योंकि लोगों के मन में वहाँ बेरोजगारी के भी सवाल हैं, वहाँ हत्याओं का जिस तरह से दौर चला वो भी सवाल है, वहाँ साथ साथ जो कुशासन या अव्यवस्था की बात है वो भी सवाल है। तो ये तमाम और एंटी इनकम्बेंसी जो आप रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं, वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं विपक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। किसान संतुष्ट, रोजगार पूरा भरपूर, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। वहाँ रोजगार लोग अलग देश, अलग प्रदेश के लोग जाके वहाँ रोजगार ले रहे हैं। वहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ विकास का कार्य हो रहा है। किसान को 25,000 करोड़ का मुफ्त मतलब ब्याज मुफ्त लोन दिया गया, उसके बाद भी ये संतुष्ट कह रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, 200 से कम नहीं, किसी और में दम नहीं, बीजेपी ही वहाँ आएगी। 200 से कम नहीं, सुनो, मजाक सुनो, बीजेपी, अरे अरे सुनो, बीजेपी वहाँ आएगी और 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ के लाएगी। देखिए सर, अगर आप कह दिए किसी से कम नहीं, तो इसीलिए हमने प्रोग्राम का नाम भी रखा है किसमें कितना है दम। ये तो सर ओपिनियन पोल सामने जो है वो चीख चीख कर कह रहा है। कौन सी ओपिनियन पोल की बात कर रहे हो आप? अच्छा, आपने सुनिए मेरी बात सर, सुनिए। वही अगर ओपिनियन पोल हम कहते बीजेपी वापसी कर रही है, तब सर आप किसी कहते भी हैं ओपिनियन पोल को नहीं मानते की बुराई नहीं कर सिवाय रहा अपने हूं। पक्ष में। अभी आपने, एक मिनट, मैं पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने ओपिनियन पोल बनाया, जब सारे ओपिनियन पोल बनाया, क्या लिंगायत को जब रिजर्वेशन दिया गया उसके बाद का ओपिनियन पोल है?
क्या ईडब्ल्यूएस से धार्मिक धर्म को हटाया गया तो क्या उसके पहले का ओपिनियन पोल है? आप चेक कर लीजिए ना कि आज के डेट में नहीं, ओपिनियन जो पोल सर क्या कह रहा है। 4% जो मुस्लिमों से आरक्षण आप लोग हटा लिए सर, वो मुद्दा नहीं गरमाएगा? देखिए, हम मुस्लिम आरक्षण नहीं, धर्म के नाम की आरक्षण हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है और हमने अपने संविधान के अनुरूप कार्य किया है। ईडब्ल्यूएस में पूरा अर्थ लाभ अर्थ के ऊपर है, आपकी आर्थिक कितनी है उसके ऊपर है, और आपने वहां धर्म को घुसाया, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए घुसाया। हमने उसको दुरुस्त करने का काम किया है। क्या ओपिनियन पोल उसके बाद का बना हुआ है? क्या ये साहसिक निर्णय लेने के बाद का बना हुआ है? कतई नहीं। और आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, चलिए ठीक है सर, अब वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। देखिए, आज हम जिक्र कर रहे हैं लिंगायत समुदाय की मठों की। चंद्रमोहन शर्मा जी भी हैं, संजीव कौशिक भी हैं और संजय जी भी फिलहाल स्टूडियो में बने हुए हैं। लेकिन 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर लिंगायत समुदाय का प्रभाव देखा गया है। वो लिंगायत समुदाय किसके पाले में इस बार जाएगा? कौन सी पार्टी खुश कर पाएगी? तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बात अगर हम करें कर्नाटक चुनाव को लेकर, तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से 4 दिन पहले बीजेपी ने नई आरक्षण पॉलिसी लागू करके राज्य में सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत अब कर दी है कि कैसे वोटरों को साधा जाए। लेकिन अगर हम बात करें इस समय मोंकालेगा समुदाय की, तो 74 सीटों पर उनका भी काफी अहम मायने रखता है कि एक वोट उनके लिए। लेकिन डीके शिवकुमार ने क्या कहा पूरे मामले को लेकर और कर्नाटक की राजनीति में किस तरह से उथल पुथल मची हुई है, सुनिए आप। I wish him all the best. You are also welcoming Yediyurappa to join your Congress. No, I'm not welcoming him. He is telling what he is telling, the opposite will happen. Sir, what about Mr. Kumaraswamy says that they don't want to go with Congress at any point of time? H.D. Kumaraswamy, do you have any wish to go with them, sir? We have not called him, we have not requested him. The people have decided to vote for the Congress party and Congress party will have its own government. तो चलिए, अब पहला सवाल ब्रेक के बाद यही करते हैं संजीव कौशिक जी से। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। संजीव जी, क्या जो नई सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत है, जो 4 दिन पहले चुनाव के ऐलान से पहले जो नई आरक्षण पॉलिसी है, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या चुनाव में? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो सब कुछ करना चाहेगी जिससे पक्ष में वोटर आते हुए दिखाई दे, लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि जो दक्षिणी कर्नाटक है, खास करके वो जहाँ पे 50 सीटें हैं, 50 सीटों में आप देखेंगे कि जेडीएस बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, हमेशा से रहा है, प्रभावकारी रहा है। इस बार यदि जेडीएस प्रभावकारी रहता है और उसी तरह से अपने आप को मजबूत स्थिति में लाता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पे पानी फिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने बदौलत जिस तरह से मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है या उन तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी एक बैकफुट पे आती हुई एक ऐसी पार्टी जो सब वो काम करना चाह रही थी अभी घोषणा से पहले कि वो अपने आप को स्थापित करे दोबारा, लेकिन इसके बावजूद तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें बढ़त में आगे निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, तो चलिए, तमाम आज के दिन देखिए सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के दमदार नेता कौन है वो भी आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए एक बार सामने। कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ मठों पर भी इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। लिंगायत समुदाय में अच्छी पकड़ है और लिंगायत समुदाय का कितना प्रभाव है 100 सीटों पर वो हमने जिक्र किया है। बम्बई को विरासत में राजनीति मिली थी। अभी संजय जी जिक्र भी कर रहे थे कि बम्बई जी का प्रभाव बहुत ज्यादा और बेहतर काम भी किया कर्नाटक में। पूर्व मुख्यमंत्री एसआर जी के बेटे हैं, जनता दल से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, लेकिन इस समय कर्नाटक में इनका प्रभाव भी माना जाता है। 2 बार जनता दल के विधायक भी रहे, लेकिन बीजेपी ने इन पर भरोसा किया और इनको मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी दी गई थी। उमई जी की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन सर जो नई आरक्षण पॉलिसी जो है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इसका आपको लग रहा है कि फायदा मिलने वाला है? इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें लिंगायत समुदाय की, वोकालिगा समुदाय की, क्या लग रहा है कि बीजेपी इन लोगों को बांध कर चलने में अभी तक सफल हो पाई है राज्य में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आरक्षण जो राजनीति है, प्रजातंत्र है, इसमें विकास तो एक मुद्दा होता ही है, साथ में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है। हमें इसको स्वीकार करने में थोड़ा भी हिचकना नहीं चाहिए जी। अब आप देखे होंगे कि येदियुरप्पा जी, इसमें कोई शक नहीं कि हम साउथ दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक के माध्यम से हम प्रवेश किए दक्षिण भारत के अंदर, जहां भाजपा पहली बार आई, और कहीं ना कहीं से येदियुरप्पा जी का एक प्रभाव था
और उस प्रभाव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। बोम्मई जी के साथ दो विषय है। जी। उनके पिता उस वक्त भी विपक्ष की राजनीति मजबूत से किए और वहां के एक एस्टेब्लिश लीडर हैं। ये खुद भी इनको एक विरासत में एक नेतृत्व मिला, राजनीति करना शुरू किए और इनकी पकड़ भी अपनी एक अच्छी पकड़ है और साथ में उन्होंने विकास को भी ऐड किया। आप इस बात को स्वाभाविक मानिए कि फायदा हो नुकसान हो ये तो नहीं मालूम, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के तहत लिंगायत समुदाय का वर्षों से ये एक डिमांड था, इसके लिए आंदोलन था और उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का कोशिश किया है, पूरा किया है इनफैक्ट। तो स्वाभाविक है उसका लाभ मिलेगा। लिंगायत समुदाय का एक खासियत मैं आज बताता हूँ। लिंगायत समुदाय वो समुदाय है जब वो वोट डालती है तो वो एकजुटता के साथ और किसी एक के लिए ही मजबूती से वोट करने का कार्य करती है और ये जो अभी तक उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखा गया है, हम उम्मीद करते हैं कि उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, लाभ मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये इनका बहुत दिन से एक डिमांड था और उस डिमांड को भाजपा ने पूरा करने का इस बार प्रयास किया। ठीक, चंद्रमोहन जी, अगर हम बात करें मौजूदा समय में डीके शिव कुमार की छवि पर भी देखिए बड़ा अधिक असर दिखाई दिया है। छवि कई बार धूमिल हुई उनकी, बीजेपी ने भी सवाल उठाया, भ्रष्टाचार से भी जोड़ा। तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी सी यहाँ पर जो तस्वीरें बदल सकती, इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव क्या होगा लोगों पे? देखिए बिल्कुल नहीं, हम जिस स्टैंड के ऊपर खड़े उस स्टैंड से अलग नहीं गए, हमने अपना स्टैंड नहीं बदला। हमारी नीति भाजपा के साथ नहीं है कि येदियुरप्पा को ले आओ और मुंबई को आगे कर दो। तो यहाँ पर उनको दो वर्ग के अंदर जो दो मेजर कर्नाटक के अंदर समुदाय आते हैं, वो का लिंग और आपका लिंग, मैंने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल आ रहा हूँ। उन दोनों सिस्टम के अंदर जो 40% कमीशन का भ्रष्टाचार है वो किसके ऊपर आरोप लगा? वो हम कांग्रेस पे नहीं लगा, वो भाजपा पे लगा। उसका जवाब भाजपा को देना है। भाजपा पारदर्शिता के ऊपर छुपने के लिए एक चेहरा ढूंढती है, जिसका चेहरा वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ढूंढना चाहती है, जबकि वो धरातल के ऊपर बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। अब एक विषय पे आप लेके चलिए, मेरे मित्र भी बात कर रहे थे, तो 81 लाख को 5 किलो अनाज देते हैं, उसके अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ कर्नाटका की है? अगर इनको कहेंगे कि अच्छा कहने के लिए तो ज्यादा बोल देंगे। अब मैं जिस विषय पे प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं तो उसका जिम्मेवार कौन है? भाजपा की सरकार 5 साल के अंदर वहां के किसानों के अंदर जो किसान की वादा करने के बाद डबल इनकम की जो आज भी उनको नहीं मिल पाया, उसके अंदर उसका 5 किलो अनाज देने का जो रूपरेखा के कारण 40% की कमीशन का जो आरोप लगा, वो सबसे बड़ा कारण था दोनों समुदाय नाराज होना। आज भाजपा किस कगार पे खड़ी है कि उसके पास दो नेतृत्व, एक नेतृत्व वो जिसके थ्रू उन्होंने 1987 में राजीव गांधी जी ने, अब दूसरी सरकार लिया, 1987 में आरोप। तो कर्नाटक चंद्रमोहन जी, आप अगर बोम्मई और येदियुरप्पा जी की बात कर रहे हैं सर, सन 1987 में वीरेंद्र जी को राजीव गांधी ने एयरपोर्ट से ही हटा दिया था मुख्यमंत्री पद से। देखिए बिल्कुल हटा दिया था, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को। ये बेबाकी किसके पास है? कांग्रेस के पास है। अगर मेरे नेता राहुल गांधी ने एक अधिवेशन फाड़ा जिसकी चर्चा भाजपा करती है, मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखा दो मुझे ऐसा कोई नेता राहुल गांधी जैसा। अगर वो ना फाड़ा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन एक सच्चा आदमी और निडर आदमी जो देश के लिए लड़ता हो, वो उस अधिवेशन को अध्यादेश को फाड़कर ये तो सर आप कह सकते हैं ना, बीजेपी ने भी गलत नहीं किया सर। 3 साल ले जाना, अगर येदियुरप्पा जी की जगह बोम्मई जी आ गए तो बीजेपी ने भी गलत नहीं किया सर। ठीक, भाजपा इसी तरह से इन्हीं चक्रव्यूह में फंसी है। जो मैं पीछे वक्तव्य में कह रहा था कि पिछली टर्नओवर का मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप जो उसके रेडी बंदों के द्वारा, इस बार के मुख्यमंत्री के ऊपर 40% कमीशन का पूरा फिट आरोप। तो कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार सरकार चुनेगी या वो सरकार चुनेगी जो देश के मुद्दों की बात करेगी, कर्नाटक के मुद्दों की बात करेगी या जुमलों की बात करेगी? इस पे सरकार कर्नाटक की चुनी जाएगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बदतमीजी को निडरता का शब्द देना ये कोई कांग्रेस से सीखे। उनके नेता से ये युवा अवस्था में बदतमीजी हो गई तो उसको ये निडर कह के ढक नहीं सकते हैं, पहली बात। और जिस शिव कुमार जी की ये बात कर रहे हैं, वो शिव कुमार जी आज पूरे कर्नाटका चुनाव के बहुत बड़े फंड रेजर हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनको फंड की आवश्यकता हुई है तब उन्होंने सहयोग दिया है। तो इस तरह से अर्थ लाभ लेकर उनको मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम जानते हैं और पूरी दुनिया इस बात को समझती है। आज आपके पहचानते भी है एमपी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, सुनिए एक इस कारण कर रहे हैं पहचानते भी हैं कि जितने भी करप्शन से पैसे आए, जितने भी परिवारवाद में लिप्त है, जिसके कारण भाजपा के कुमार जी के ऊपर दो चारों से अलग चेहरा नहीं है। मजबूरी है शिव कुमार को मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाना, क्योंकि वो आदमी आर्थिक रूप से बहुत सेक्रीफाइस कांग्रेस पार्टी के साथ कर चुका है। किसानों की अनदेखी, संदीप जी आप भी बता
आई। सर, क्या डीके शिव कुमार जी को साथ लेके चलने का यही मकसद है कि बहुत अधिक वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनसे लाभ लेने के लिए कर रही है कांग्रेस ऐसा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। संजीव जी से, संजीव पॉलिटिकल एक्सपर्ट। देखिए, यदि ऐसा है भी तो राजनीति में ये गुनाह है क्या? राजनीति तो दोनों पार्टियां कर रही हैं और राजनीति में दोनों पार्टियां जीतने के लिए काम कर रही है। वो सारे उपकरण को वो इस्तेमाल करना चाहती है जिससे राजनीति में तो निश्चित तौर पे तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस बार नहीं, इस बार नहीं, उसको स्वीकार किया। अब उस पर जो भी ये बोल दे, नहीं, जो बोलने की बात नहीं है। मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वहां बढ़त बनाती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी, वो तमाम में सर्वे की बात बार बार दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है उसके कई कारण हैं, एक नहीं कई कारण हैं। धरातल पे जाने के बाद में जब आप वोटों का प्रतिशत देखते हैं, जो इफेक्ट करने वाले हैं इस बार इलेक्शन को, वो यदि मुद्दे आप देखते हैं तो इस बार अलग तरीके का वहाँ पे चुनाव होने जा रहा है और जनता जो है वो बहुत जागरूक है। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि जनता के सरोकारी मुद्दे कुछ और होते हैं और इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट है, वो फिजा बनाने में और हवा बनाने में। लेकिन इस बार ये काम करता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से सर, आप भी मानते हैं कि बीजेपी हवा बना लेती है, कांग्रेस वो हवा क्यों नहीं बना पाती है? नहीं, देखिए, बीजेपी की राजनीति करने का अपना तरीका है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। हमें कांग्रेस को सीखने की जरूरत है क्या ये हवा बनाने वाला? ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अलग एक परंपरागत राजनीति रही है, वो कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति से ही उभार हुआ है। तुष्टीकरण की राजनीति, कोई ध्रुवीकरण की राजनीति करे? अरे, तुष्टीकरण की राजनीति का जन्मदाता ही कांग्रेस है। कांग्रेस के इतिहास को देख लो आप। 4 कदम तो आप चले गए उससे। बहुसंख्यक तब जगह है जब उसका सब कुछ लुट चुका है। 4 कदम तो आप उससे चले गए। बहुसंख्यक तब जगह है जब उसका सब कुछ लुट चुका है। अब यही कांग्रेस भी राम राम करने लग गई, यही कांग्रेस अब मंदिर करने लग गई। यदि आप ये मैसेज देते हैं, यदि तुष्टीकरण को जन्म किसने दिया? तुष्टीकरण को लाया किसने राजनीति के अंदर? भारत में जब देश आजाद हुआ उसके बाद से तुष्टीकरण को कौन कर रहा है देश के अंदर? कांग्रेस कर रही है। और तुष्टीकरण क्या कोई धार्मिक राजनीति नहीं कहलाती है क्या? अगर कोई मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करे तो धार्मिक नहीं हुई। अगर कोई हिंदुत्व की राजनीति, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मोदी जी के शासन धार्मिक राजनीति, संजय जी लौट कर आऊंगा, जब हम किसमें कितना है दम चर्चा हम कर ही रहे हैं तो हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो भी हमेशा जुड़े रहते हैं लाइव में, जो आप तक बताते हैं कि हाँ वाकई में इस समय कर्नाटक में किसका वर्चस्व दिखाई दे रहा है। सहयोगी पीयूष शुक्ला लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, अगर बात करें मौजूदा समय में कर्नाटक के हालात को लेकर, चुनावी फिजा को लेकर, माहौल कौन बनाने में सफल हो गया है? क्योंकि देखिए, कई सर्वे बता रहे कि कांग्रेस आगे है, बीजेपी कह रही कि माहौल हमारा बन चुका है, लेकिन वाकई में माहौल कौन बना रहा है? वाकई में अगर देखा जाए तो अभी चुनावी रण जो है वो लगातार चलता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसकी कमान खुद अमित शाह के पास है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं कहा जाता है उन्हें। और इस वक्त अगर आप देखिए तो लगातार जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो वहां मौजूद हैं। गुजरात की एक जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बड़ी टीम जो गुजरात चुनाव में लगी थी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी की टीम है, वो इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है। साथ ही साथ केंद्र में जो एक बड़े मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं मनसुख भाई मांडविया, वो भी सह प्रभारी के तौर पर है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मॉनिटरिंग टीम जो है वो इस वक्त काम कर रही है कर्नाटक में। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कांग्रेस की इस तरह की मॉनिटरिंग नहीं दिखाई पड़ी है। मतलब कि आप भी कह रहे हैं कि सर्वे वगैरह फेल हो जाएगा, बीजेपी दबदबा बना रही है। बिल्कुल सागर, सर्वे का जो है वो आपका ओपिनियन पोल या जो भी चीजें हैं वो जब ग्राउंड पर जब वोट पड़ते हैं उस वक्त सारी पॉलिटिक्स चेंज होती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि वहां पोस्टर बॉय के तौर पर मोदी और येदियुरप्पा का चेहरा होगा, वहां पर जातीय समीकरण अलग अलग है, लिंगायत का अलग है, बोकालिका का अलग है, तो और दलित वर्ग का अलग है। तो अलग अलग जो समीकरण है उन समीकरणों को साधने में भारतीय जनता पार्टी बहुत सफल रहती नजर आएगी। तो मतलब कि मठों को साध लिया है बीजेपी ने, जैसे अन्य जगहों पर दबदबा इस समय। बिल्कुल, और इस वक्त आपको मैं बताऊं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, लिंगायत 14% के आसपास है और ऐसे में 14% अगर लिंगायत आपके साथ है तो अन्य जो हैं वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 20% ओबीसी है और ओबीसी का मुद्दा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है प्रमुखता से। चलिए ठीक है पीयूष, लौट कर आऊंगा चंद्रमोहन जी के पास चलते हैं, क्योंकि जिक्र जब किया जा रहा है मठों को लेकर, जिसकी शुरुआत 80 के दशक से हुई थी। 80 के दशक से जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले जो है कांग्रेस के पाले में जो है मठ हमेशा दिखाई दिए थे और जो मठों पर जो है दबदबा बना लिया चंद्रमोहन जी जीत जाता है।
आप लोग की पार्टी में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो आपको लग रहा है कि मठों पर इस समय उनकी पकड़ मजबूत है? देखिए बिल्कुल ठीक, आपके इस वक्तव्य से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कर्नाटक के अंदर जो मठों का बहुत बड़ी भूमिका और मठ की राजनीति के अंदर एक बहुत अच्छा अहम भी है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, कि इस बार के चीफ मिनिस्टर की जो अक्कड़ और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कमीशनवादी जो प्रवृत्ति है, उसका असर मठों पे भी पड़ा। क्या 5 सालों के अंदर मुख्यमंत्री ने मठों के लिए कोई ऐसा कार्य करा जिसकी मिसाल देके साबित कर पाएंगे? आज भाजपा वोट कर्नाटक में मांगेगी किस विषय से? ये 2014 का इलेक्शन नहीं है कि आपने एक चलती सरकार के लिए 4 बातें कह दी, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है, जीजाजी 2G पूजी। 9 साल गुजर गए हैं, 10वां साल आने वाला है, और सरकार जो है आपकी, उसको यह बताना है कि आपने पिछली सरकार के अंदर क्या कार्य करा और इनमें जो लेकिन चंद्रमोहन जी, मैं आपको देखिए रोक रहा हूं इसलिए, देखिए चंद्रमोहन जी गुजरात के चुनाव में भी हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। मुद्दा था रोजगार का, मुद्दा था पेपर लीक का, जहां पर 14 से 15 प्रतियोगी परीक्षाएं चुनाव के पहले लीक हो गई थी। ये सारे मुद्दे बड़े हावी थे सर, लेकिन 197 सीटें बीजेपी निकाल के लेते गई गुजरात से। आखिरी लम्हे में चुनाव के क्या होता है कि पूरा चुनाव जाति पर, धर्म के आधार पर ऐसे ही लड़कर पार्टियां निकाल ले जाती हैं। आप लोग उसमें पिछड़ जाएंगे क्या? देखिए बिल्कुल नहीं, ये जनता है, जनमानस है, वो किस ओर करवट लेता है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन मुद्दे कहां जाएंगे ये हम बता सकते हैं। अभी जो नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए उसके अंदर क्या पोजीशन रही भाजपा की? मेघालय के अंदर क्या रहा? पूरी सीटों पर लड़ने के बाद सिर्फ 2 सीट। अगर आप गुजरात लेते हैं तो हिमाचल आपने हारा, जबकि भाजपा के अंदर हिमाचल के अंदर पूरा शीर्ष 3 कैबिनेट मंत्री, भाजपा का अध्यक्ष, लेकिन फिर भी आप हारे। तो विषय ये बड़ी जीत नहीं मिल पाई सर, हिमाचल में भी वो बड़ी जीत नहीं मिल पाई ना जो आपने सोचा था। बहुत बड़ी जीत थी, अच्छी जीत थी, मुद्दों की जीत थी। हिमाचल के अंदर मुद्दे जीते थे, वहां राजनीति के अंदर ध्रुवीकरण धर्म का नहीं हुआ था। ठीक उसी तरह से कर्नाटक के अंदर भी नहीं होगा। कर्नाटक की जनता का मुख्य मुद्दा है, और भाजपा जो जीते तो उसके अंदर जीता। मनरेगा के अंदर आए हुए कर्मचारी बेरोजगार होना, किसानों की इनकम ना होना, बेरोजगारी होना, 40% की घूस सरेआम मांगना, और अभी एक एमएलए के घर के अंदर पैसे मिले करोड़ों के, ईडी सीबीआई छापा कहां गया? तो कहीं ना कहीं आज कर्नाटक एक ऐसी तबका है हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास के अंदर, सर्विस क्लास के अंदर पढ़ा लिखा तबका है। वो तबका वो नहीं है जिसको आप भिका दोगे, घंटी हिला दोगे। 2014 में हिला दिया आपने। अगर ऐसा ना होता तो भारत जोड़ो यात्रा जिसको आपने नाकाम करने की पूरी कोशिश करी, वही कर्नाटक के अंदर सिरमौर बनती चली गई, और राहुल गांधी की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर साबित कर दिया, ना मैं हिंदू, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई, मेरा वतन मेरा भाई, मैं हिंदूवासी और हिंदूवासी हूं, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा थी। ये प्रमाणित करके दिया, जिसकी खलबलाहट और जिसकी बौखलाई हुई भाजपा आज भी डरी हुई है। ठीक है सर, आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत का आप लोग नारा देते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत का तो खैर आप लोग रोज ही देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कर्नाटक में वो दिखाई दिया जो आप भी देखिए बार बार चंद्रमोहन जी जिक्र कर रहे हैं। 8 करोड़ कैश मिलना बीजेपी विधायक के घर से, उनके बेटे जी भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कुछ बोलूं? हाँ सर, ये कैश ढूंढने का काम किसकी सरकार में हुआ? भाजपा सरकार में हुआ। इसका मतलब साफ हो गया कि भाजपा ने ये देखकर नहीं ढूंढा है, ये देखकर भ्रष्टाचारियों को नहीं सामने लाया है कि किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पार्टी का है। एक मिनट सुनिए, एकदम उपलब्धि है ये। अरे हम अपने घर में हमारे साथ जो बेईमान है हम उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और कैसी चाहिए आपको सच्चाई? और कैसा ट्रांसपेरेंसी चाहिए? और कैसा ट्रांसपेरेंसी चाहिए? और हम इस बात से खुश हैं कि अगर भाजपा के अंदर कोई विधायक, कोई सांसद किसी भी तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो वही हश्र होगा जो आज कांग्रेस से जुड़े भ्रष्टाचारियों के साथ हो रहा है। भ्रष्टाचारियों के नाम पर ना कोई मजहब है, ना कोई पार्टी है, ना कोई धर्म है। मतलब कि ये देखिए भाजपा की पोजीशन क्या है? सर भाजपा की पोजीशन ठीक इस देखिए, फिगर की चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, 6 लिखा है। चंद्रमोहन जी, मेरी बारी आई तो 6, चंद्रमोहन जी, आपकी बारी आई तो 9। देखिए बीजेपी के बताएंगे जनता को। सर बीजेपी के नेता अगर भ्रष्टाचारी है तो उस पर भी खेल गए सर। इसको खेलना नहीं कहते हैं, इसको धर्म नीति कहते हैं, इसको धर्म नीति कहते हैं। और धर्म नीति का जन्म हिंदुस्तान से ही हुआ है, सनातन संस्कृति से हुआ है। वो आवाज है जो आज गूंजती है और भाजपा को पसीना ला देती है। कौन सा पसीना, कौन सा 2014 में आवाज जो थी, कैसी आवाज थी, उसको सत्ता अरे मिली थी। चोर उचक्कों के आवाज आज राहुल गांधी की आवाज कि वही भारतीय जनता पार्टी आज वो चेहरे पे भी दिखती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया साधु जनमानस के मुद्दे थे। राहुल गांधी ये पूछते हैं कि इसको पसीना नहीं आता, राहुल ये गांधी ये पसीना पूछते छोड़ना हैं कि जानती जेबीसी है। की जांच होने से भाजपा को क्या डर है?
भाजपा डरती है। देखो, राहुल गांधी ये पूछते हैं कि चंद्रमोहन देश जी, के करप्शन के डर, अंदर भय, इंफ्रास्ट्रक्चर ये को सब बेच भाजपा देना के साथ मत किस जोड़ो। तरफ ठीक। राहुल गांधी से भाजपा डरती है। जिसके साथ राहुल जुड़ा गांधी हो, ये पूछते हैं उसके तीन साथ काले कानून ये किसको छोटे पूछ शब्द के लाए, इस्तेमाल करते इससे हैं। भाजपा डरती है। अरे आपने क्या किया? 15 लाख आपका जुमला रहा, भ्रष्टाचार आपका जुमला रहा। जब तक 15 लाख आपको मिल न जाए, इस देश में मोदी सरकार रहेगी। और ऐसे ऐसे 15 लाख का और सम्मान आज आपको तो मिल इस देश चुका में है। आटा महंगा, तेल महंगा, महंगी हुई दवाई, जीना महंगा, मरना महंगा। अब क्या कहोगे भाजपाई? चलिए सर, नारा तो तैयार कर दिया चंद्रमोहन जी ने, इसी को चुनाव में कर्नाटक वाले उतारी है। लेकिन संदीप जी, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर हम मुस्कुरा रहे थे सर बहुत। मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन के मामले को लेकर के एक लंबी यात्रा निकाल दी। इन लोगों को टारगेट करके आंदोलन किया और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आते गए, कुछ तो मुख्यमंत्री तक बने। वॉशिंग मशीन वाला काम हो गया। आप बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, तो ये जब नाम आप गिनाना शुरू करेंगे तब ये कलई उतरती हुई दिखाई देती है। और ये लोग समझते हैं, हिंदुस्तान के लोग इतने लेकिन आप भी मूर्ख नहीं मानते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दम है? नहीं, वो वॉशिंग मशीन मान के चले अलग बात है। वो लोग जो लोग भ्रष्टाचार में यदि लिप्त भी हैं तो वो अपने लिए एक रास्ता ढूंढते हैं और ये नीति देश के लिए बहुत खतरनाक है कि या तो आप मेरे पाले में आ जाइए, नहीं तो इसी तरह से आप परेशान होते रहेंगे। तो कुछ लोग हैं जो झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, उस तरह के भी लोग हैं। लेकिन कुछ राजनीति करने वाले ऐसे लोग भी और हैं। भ्रष्टाचारी है जो ना झुकते हैं ना छोड़ते हैं भ्रष्टाचार करना, और कांग्रेस में ही जुड़े रहते हैं। ऐसी भी शक्ति, दोनों बात बोलिए ना। आप तो चले थे कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि जब नजर उठा के देखेंगे तो कितने प्रतिशत कांग्रेस वाले आपके तरफ आ गए हैं। कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है अब। मुश्किल तो ये है। चलिए, अच्छा, सहयोगी पीयूष शुक्ला भी लाइव में बने हुए हैं। पीयूष, आखिरी सवाल हमारा ये है कि कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां बेहतर है, आपने बता ही दिया। जेपी नड्डा ने पूरी कमान संभाली, अमित शाह भी लगातार दौरों का दौर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अगर बीजेपी ने अगर कमजोर अगर आका तो समझ जाइए कर्नाटक हाथ से निकल जाएगा। हमने देखा है हिमाचल चुनाव, हमने देखा है सन 2018 का राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का चुनाव। बेशक मध्य प्रदेश में बाद में बीजेपी खेल गई, लेकिन इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे 2018 का आपने जिक्र किया तो जनता दल एस जो है वहां पर जेडीएस, उसकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के बीच में है। और ऐसे में त्रिशंकु विधानसभा की ओर न बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। या कांग्रेस अगर अपनी बहुमत की ओर बढ़ रही है तो उसको भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जेडीएस खेल दोनों में से किसी का भी बिगाड़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो जातीय समीकरण है, उन जातीय समीकरणों के हिसाब से कौन सी पार्टी फिट बैठेगी, क्योंकि जेडीएस जो है वो वहां के लिए फिट इसलिए मुफीद है क्योंकि वो वहां की क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और लिंगायत वोटों के भरोसे है। तो ऐसे में उसके जो वोट हैं, उसके जो तयशुदा वोट हैं, उनको वो अपने पाले में रखे रह जाए अंत तक। और दूसरा, कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तयशुदा वोटों से कुछ वोट काट ले जाए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम मतदाता जो हैं उनकी स्थिति कांग्रेस और जेडीएस दोनों के तरफ वो जो लोग जाते हैं और अपने आप में विभाजित हो जाते हैं। और ऐसे में कांग्रेस ये चाहेगी कि चुनाव के पहले उसका एक गठबंधन जो है वो होता हुआ नजर आए। चलिए, शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए। तो आज के दिन चर्चा यही कि किसमें कितना है दम। क्या वाकई में कांग्रेस उस दम को मजबूत अब कर पाएगी क्या? क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस आगे आगे चल रही है चंद्रमोहन जी, तो जेडीएस को भी साथ लेकर चलना होगा। मान लीजिए आखिरी लम्हे पर अगर कहीं बिगड़ता है मामला तो आप लोगों ने साथ ले लिया था। इस बार क्या है इस समय संबंध जेडीएस से? फाइनल कमेंट सर, वक्त थोड़ा कम है। आतंक का दबाव अगर देश में बढ़े तो देश की सभी विपक्षी पार्टियों का एक आना स्वाभाविक होता है। ये हमारी जरूरत नहीं, आज सब पार्टियों की जरूरत है, क्योंकि जिस कदर अहंकार, घमंड और तानाशाही हैवी हो रही है, वो देश के अंदर विपक्ष को एकजुट करते हुए एक ऐसी मिसाल साबित करने जा रही है जिससे हवा भाजपा की निकल रही है, वो कर्नाटक से सिद्ध होगी। आखिरी कमेंट आपका कर्नाटक चुनाव को लेकर सर। बेहद मुश्किल है। निश्चित तौर पर दक्षिण के लिए एक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये रास्ते यदि बंद होते हैं तो इसका आने वाले 24 के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ना है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हालत बहुत खस्ता है। भरोसा मोदी मैजिक पर क्या जीतते हैं सर? तय मानिए, मोदी तो मेरा बोनस पॉइंट है। तय मानिए, इस बार के चुनाव में तिसलम टूट जाएगा, 38 साल का रिकॉर्ड फिर से टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी दोबारा ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आएगी और कर्नाटक में फिर से सरकार बनाएगी। तो चलिए, शुक्रिया संजीव जी आपका, चंद्रमोहन जी आपका, संजय जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन
शुक्रिया हमारी पूरी टीम का भी, जिन्होंने ये किसमें कितना है दम शो आप तक पहुंचाया और एक एक समीकरणों के बारे में हमने आपको समझाया। बीजेपी के नेता ने यह जिक्र किया कि इस बार तिलिस्म टूटेगा, यानी कि सन 1985 से जो रिकॉर्ड चला आ रहा है वो भी इस बार ध्वस्त होगा। लेकिन चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी रण सज धज कर तैयार है। बाजी कौन मारेगा, इंतजार है सभी को, और अब पता चलेगा किसमें कितना है दम। मिलेंगे फिर, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।